सितारों का सफर कार्यक्रम में मैं रीमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री गोविंद नामदेव। आइए उनसे कुछ बातचीत करें। तीन सितंबर को मध्य प्रदेश में जन्मे गोविंद नामदेव आज एक ऐसे हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो चुके हैं जिन्हें परिचय की कोई जरूरत ही नहीं। अलग अलग तरह के कितने ही किरदारों को जीवंत करने का श्रेय जाता है जिन्हें। वे हमारे रूबरू थे। इस खास मुलाकात का पूरा लाभ उठाते हुए हमने उनसे कुछ बातें की जिन्हें आज हम आपके साथ बैठकर बांटेंगे। बचपन से एक इच्छा रहती थी मन में कि मैं सबसे आगे रहूं, अपनी मंडली में सबसे टॉप पर रहूं, लोग मेरी बात माने, जैसा मैं कहूं वैसा करें। ये बात जितने भी स्पोर्ट्स हमारे हुआ करते थे उसमें लागू होती थी। गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो जब तक मैं सबसे टॉप पर नहीं हूँ, जब तक मैं दिन भर उनको हमारे यहाँ उसमें शब्द इस्तेमाल होता है कि पदा कर उसको हालत ख़राब कर दी। तो गुल्ली डंडा हो, चाहे कंचे खेलना हो, चाहे पतंगबाजी हो, चाहे रनिंग में हो, तो हर तरह के गेम्स में सबसे आगे रहने की इच्छा हुआ करती थी। तो उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारियां भी करता था। अकेले ही कंचे खेलता रहता था, अकेले ही पतंगबाजी करता रहता था धूप में, ताकि मैं सबसे आगे रहूं, मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़े। पढ़ाई मैंने सागर में 8वीं क्लास तक पढ़ी, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। बाकी की पढ़ाई मैंने दिल्ली में की 8वीं क्लास से हायर सेकेंडरी तक रेगुलर। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्वाइन किया। बचपन के दिन भी क्या खूब होते हैं और ऐसे में ललक सबसे आगे रहने की हो तो भला ऊंचाइयों को छूने से कौन रोक सकता है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अभिनय का संगम कैसे हुआ, ये बात हम गोविंद नामदेव जी से पूछें तो बेहतर रहेगा। मैं नौकरी करता था और पढ़ाई करता था। हायर सेकेंडरी तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर प्रश्न ये आया कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। कॉलेज ज्वाइन करना है तो फिर मुझे कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ये प्रश्न आया। तो इस तरह की कोई नौकरी मिल नहीं पा रही थी जिसकी वजह जो मुझे कॉलेज भी ज्वाइन करा दे, कॉलेज में भी पढ़ाई मेरी चालू रहे और मैं नौकरी भी करता रहूँ, अपना खर्च निकालता रहूँ। मैंने निश्चय किया था कि मैं अपने घर परिवार से अपनी पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं लूँगा। एक दिन मुझे एक विज्ञापन पर नज़र पड़ी, साहित्य कला एकेडमी 2 स्कॉलरशिप्स दे रही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग के लिए। तो मैं चूँकि ड्रामा और भाषण और ये सब उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, मेरा 250 रुपये का स्कॉलरशिप था, तो मेरा ये डिप्लोमा भी हो जाएगा, मेरी डिग्री भी हो जाएगी। फॉर्म भर दिया और इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो इस तरह से बाई चांस मैं इसमें आ गया। अभिनय ने गोविंद जी के जीवन में पांव तो रख दिए, पर क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लिया गया एडमिशन एक एक्टर बनने के लिए था? प्रोफेशनली अभिनय का जुड़ाव एक दिलचस्प कथा है। विशाल जनसमूह में खो जाना गोविंद जी की फितरत नहीं रही। सबसे बेहतर और सबसे आगे रहने की इच्छा ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ थोड़ा बहुत कुछ सिखाते होंगे और फिर मैं सरकारी प्रोग्राम्स को नाटकों में बना के दिखाऊंगा गाँव जाके। ऐसा एक सोच मेरे मन में था इसके लिए। जब मैं अंदर पहुंचा, जब मैंने ज्वाइन किया और हमारे क्लासेस शुरू हुए, तो मुझे लगा कि अरे मैं कहाँ आ गया,
क्योंकि वहाँ सब लोग इंग्लिश में बात करते थे। उसके बाद धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। उसके बाद इस तरह से तकरीबन 1-1.5 महीना निकल गया। उसके बाद मैं अलकाज़ी साहब के पास गया। मैंने उनको अपनी समस्या समझाई कि मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं सभी में टॉप कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि इसका मीडियम इंग्लिश में है, सब लोग इंग्लिश में सिखाते हैं, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं और वो मेरी समझ में आती नहीं है। तो या तो मैं ये छोड़ दूँ क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, और मैं आया इस वजह से हूँ, यही विचार लेके आया हूँ कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके लायक नहीं। तो वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, सोचते रहे। कुछ एक बातें मेरी उनको बहुत अच्छी लगी थी जो उन्होंने मुझे बाद में बताई। जैसे मैंने कहा था कि मैं आप हर एक क्लास में टॉप कर सकता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स मैं हासिल करूँगा, लेकिन मुझे समझ में तो आया कि क्या पढ़ाया जा रहा है। सो कुछ देर सोचते रहे। उसके बाद फिर मुझे अपनी कुर्सी से उठे, अपने डायरेक्टर की कुर्सी से उठे, मेरे पास बैठे और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मुझे समझाया। मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि वो हिंदी में भी समझाएं, और ख़ास तौर से तुम्हें अगर कोई बात नहीं समझ में आई और तुम अगर पूछना चाहो तो वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से समझाएं, और इस बात का ख्याल रखें कि तुम्हें हर बात समझ में आए। तुम ये भी करो और इसके साथ साथ तुम ग्रेजुएशन भी करो। तुम फॉर्म भर दो, मैं उस पर साइन करता हूँ कि मैं इजाज़त देता हूँ तुम्हें साथ साथ करने की। तो इस तरह से मैं एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ दोबारा से दिमागी रूप से तैयार करके अपने आप को, और फिर मैंने स्टडीज़ शुरू की, नेशनल स्कूल ड्रामा की। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और हमारे मेहमान ने हमसे ये बात कुछ इस तरह से कही। मेरा सिलसिला ये हुआ करता था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था और 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे जो भी मेरे फिजिकल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, योगा, सोल फाइटिंग, डांस मूवमेंट्स, स्पीच एंड वॉइस, डायलॉग डिलीवरी, इन तीनों की 3 घंटा मैं डेली प्रैक्टिस किया करता था। और शाम के वक्त बाकी जितनी भी स्टडीज़ के वर्क हुआ करते थे वो मैं 12:30 बजे तक, ये मेरा मतलब रूटीन बन गया था। सो 1 साल के अंदर मैं लगभग 50% मैंने कवर कर लिया। दूसरे साल में 75% कवर किया, और तीसरे साल में, लास्ट ईयर में, मैं टॉप रैंक में आ गया। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी गोविंद जी ने सेल्फ एनालिसिस करना कभी नहीं छोड़ा। जहां लोगों में अपनी कमियां छिपाने की आदत होती है, वहीं गोविंद जी स्वयं को तोलते व अपनी कमियां ढूंढते। दूसरे के काम को मान देने के साथ साथ वैसा ही कर पाने की इच्छा ने उन्हें पग पग पर तराशा। अपने अंदर जो कच्चापन महसूस करता था उसको देखते हुए फिर मैंने तय किया, एक निर्णय लिया कि अगर मुझे इसी फील्ड में काम करना है, अगर मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे मनोहर सिंह जैसी पोजीशन हासिल करनी चाहिए, नहीं तो मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए। तो ये निर्णय लेने के बाद फिर मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाई कि वो पोजीशन मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी एज एन अप्रेंटिस। वहाँ उन लोगों के साथ काम करके, उनकी कार्यप्रणाली समझ के, उनसे और दूसरी गाइडलाइंस लेके, मार्गदर्शन लेके अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो 1 साल में जितना कर सकता हूँ मैं उतना करके उनके ऊपर प्रभाव डालूंगा, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा।
वही अपनी मेहनत करने के जज्बे के सहारे उसकी हेल्प लेके। तो हुआ भी ऐसा। 1 साल के दौरान मैंने खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब, ये कह सकते हैं कि अगर 24 घंटे होते हैं दिन में तो 6 घंटे सोने के अलावा बाकी सारा टाइम मैं रेपर्टरी कंपनी के काम को दिया करता था और अपने आप को तैयार करने में दिया करता था। 3-3 घंटे वॉइस एक्सरसाइज, डायलॉग डिलीवरी के एक्सरसाइज, और जो काम मिला उसको लगातार करते रहना, उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यासों में लगे रहना, ये सब देख के वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और जैसे ही हमारा अप्रेंटिसशिप ख़त्म हुई 1 साल की, उन्होंने तुरंत मुझे अपने ग्रुप में रेगुलर आर्टिस्ट ले लिया। उसके बाद फिर मेरा वहाँ से मेरा शुरू होता है एक करियर, एक प्रोफेशनल करियर, एज ए प्रोफेशनल एक्टर करियर मेरा वहाँ से शुरू होता है। एनएसडी फिर रेपर्टरी कंपनी में काम करते हुए गोविंद जी ने अपनी कला को परिश्रम के ताप में तपाया और बदले में पाया वो स्वर्णिम स्थान जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। सपने को सत्य में बदलने की जो ठानी, उसे वे पूरा करके ही माने। शुरू में हमको कोई बड़े रोल नहीं मिलते थे, तो उन लोगों के बीच जो भी काम मिला, चाहे बैक स्टेज का है, चाहे कॉस्ट्यूम का है, चाहे प्रॉपर्टी का है, चाहे सेट का है, या कोई थोड़ी सी डायलॉग्स का रोल है, तो वो भी हम बहुत ही अपने दिल लगा के करते थे। कोशिश यही होती थी कि मेरे हर काम से मनोहर सिंह जी इम्प्रेस हों, उनकी तारीफ मुझे मिले, क्योंकि मेरे आइडियल थे वो। या सुरेखा सीकरी मेरी तारीफ करते हैं मेरे काम की, या उत्तरा बावकर भी तारीफ करते हैं मेरे काम की। तो धीरे धीरे करते करते 2 साल के अंदर काफ़ी मुझे इज्जत मिलने लगी, और 2 साल के तीसरे साल में मुझे बी ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया, और उसके 1 साल के बाद मुझे ए ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया। और इस तरह से वो धीरे धीरे मेरा डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, और तकरीबन 5 साल के बाद मैं रेपर्टरी कंपनी का मेन एक्टर बन गया। बात आती है दिल्ली की रेपर्टरी से बंबई तक की यात्रा की, और केवल यात्रा ही नहीं बल्कि वहां जाकर एक ठहराव, फिर जड़ों को जमाकर अपनी मेहनत से सफलता के फूल खिलाना। 11 साल मैंने काम किया रेपर्टरी कंपनी के साथ, एक अच्छी पोजीशन हासिल की, अच्छी प्रतिष्ठा मिली, अच्छी इज्जत मिली, और बहुत सीखा मैंने। वो सीखा हुआ मेरे बॉम्बे पहुंचने पर काम आएगा, ऐसा सोच के कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, मैं इतना परिपक्व अपने आप को बना लूं कि मेरे काम की वजह से मुझे और काम मिले, और मेरे काम की वजह से जैसे मैंने थिएटर में एक जगह बनाई है, वैसे ही मैं फिल्म और टेलीविज़न में जगह बनाऊं। सो लगभग वैसा ही हुआ। ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मेहनत लगन तो थी ही, ईश्वर का साथ भी था, और यहाँ आके भी काफ़ी इस बात की संतुष्टि है कि मुझे इज्जत दी जाती है, एक इज्जत है। चमत्कार, अंदाज, बैंडिट क्वीन, इम्तिहान, विरासत, सत्या, गॉड मदर, लावारिस, सरफरोश, तक्षक, बवंडर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सेंसर, राजू चाचा, लज्जा, जुनून, सत्ता, मार्केट, गायब, प्रतीक्षा, और हाल ही में जमानत के अलावा कितनी ही फिल्मों में कभी तीखे, कभी स्याह, तो कभी अलग अलग तरह के शेड्स को सफलतापूर्वक जीने का श्रेय लेने वाले अभिनेता भला किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय? थिएटर में जो मैंने काम किया 12 साल मैंने थिएटर में काम किया, 3 साल ट्रेनिंग के अलावा टोटल 15 साल मैंने थिएटर में जो काम किया। यहाँ जो मुझे मुकाम हासिल हुआ है वो
उसका आधार मेरा ये थिएटर का काम करना है, थिएटर का अनुभव है जो मैंने हासिल किया वहाँ रह के, नेशनल स्कूल ड्रामा में रह के, रेपेटिव में रह के। और इसका मार्गदर्शन मुझे श्री इब्राहिम अलकाजी साहब से मिला था। उनको जब भी मैं कोई चीज़ हासिल करता हूँ, जब भी मुझे कहीं बड़ी इज्जत मिलती है, तो मैं उनको हमेशा सलाम करता हूँ। वाकई ये जीना अंगूर के दाने जैसा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कुछ कच्चा कुछ पक्का। यदि ये कहें कि जितना खाया अच्छा था, जो पास ना आया कच्चा था, तो सही रहेगा। पर इस खट्टे मीठे अनुभवों से भरे जीवन में कुछ ऐसा जो याद रह जाए। उन यादगार पलों को गोविंद नामदेव जी ने कुछ इस तरह बयां किया। मैं रेपेटरी कंपनी में था, एक प्ले तैयार हुआ, अंधा युग। धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। उस प्ले को हम तैयार कर रहे थे। बर्लिन में एक बर्लाइनर फेस्टिवल होता है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी थिएटर कंपनियां आती हैं, परफॉर्म करती हैं। थिएटर का बड़ा मेला है वो। तो उसमें परफॉर्म करने के लिए हम लोग वो तैयार कर रहे थे, और मैं उसमें मेन रोल कर रहा था, अश्वत्थामा का। पहली बार हम जा रहे थे इस तरह का प्ले लेके, जिसका पूरा भार मेरे कंधों पर मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि मेन रोल है, मेन कैरेक्टर है वो प्ले का। बहरहाल हम पहुंचे, सारी तैयारियां हुई, रिहर्सल हुई, और शाम को शो हुआ। एक बहुत सकारात्मक बात यह थी कि ऑडिटोरियम में ही माइक्रोफोन की व्यवस्था थी, और माइक्रोफोन से साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। तो हम लोग, हमारा जो प्ले है वो तो गूढ़ हिंदी में है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसलेशन उनका जर्मनी में उन लोगों के कानों में पहुंच रहा था। तो एक एक सेंटेंस उनको, एक एक शब्द उनको समझ में आ रहा था। और ये प्ले है एंटी वॉर। जब पूरा प्ले खत्म हुआ, अच्छा, जर्मन्स ने बहुत युद्ध भोगा है, बहुत त्रासदी युद्ध की भोगी है उन्होंने। और ये चूंकि एंटी वॉर प्ले है, तो उनका एक एक शब्द इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे कि हमको, मतलब हम हैरान हो रहे थे। और जब प्ले खत्म हुआ, 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन लोगों ने। लगातार तालियां बजाते रहे। हम आते थे स्टेज पर, नमस्कार करते थे, थोड़ी देर इंतज़ार करते थे कि शायद तालियां भी बंद खत्म हो जाए, उसके बाद हम एग्जिट ले लेते थे। स्टेज खाली हो जाता था, फिर भी तालियां उनकी चालू रहती थी। हम फिर आते थे स्टेज के ऊपर, फिर नमस्कार करते थे। इस तरह अच्छा तकरीबन 28 या 30 लोगों की हमारी पूरी कास्ट थी। तो निकलते निकलते भी टाइम लगता है, और फिर आते आते भी टाइम लगता है, लेकिन वो तालियां उनकी रुक ही नहीं देती। तो वो एक बहुत बड़ा सम्मान मैंने महसूस किया अपने अंदर। और जब ये सब हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया। मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाने में मैंने भी थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम किया। सभी की अपनी पसंद होती है, तो जाहिर है नापसंद भी होगी। आइए गोविंद जी से जानते हैं उनकी पसंद और नापसंद के बारे में। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक, अच्छा संगीत मुझे बहुत पसंद है। कोई मुझे अकेला छोड़ दे और ढेर सारी कैसेट्स मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की साथ में छोड़ दे, तो मैं सालों गुजार सकता हूँ। इतना मैं मतलब दीवाना हूँ क्लासिकल म्यूज़िक का। तो इसी दीवानगी की वजह से मैंने अपनी तीनों बेटियों को क्लासिकल म्यूज़िक में डाला है। वो सीख रही हैं क्लासिकल म्यूज़िक, और घर में क्लासिकल म्यूज़िक का माहौल है। हारमोनियम भी बजता रहता है, सुबह से कैसेट्स भी लगी रहती हैं, भीमसेन जोशी
पंडित जसराज, किशोरी अमोलकर, श्रुति शिरोलकर, अश्विनी बेड़े, ये सब जानते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो म्यूज़िक है, हमारे घर के लोगों को भी बहुत पसंद है। जो बिल्कुल नापसंद है मुझे वो है इनएफिशिएंसी। किसी भी फील्ड में जो काम आपको दिया गया है आप नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप कर सकते हो और फिर नहीं कर पा रहे हो तो वो मुझे बहुत तकलीफ दे लगता है। हमेशा मैं डिस्टर्ब सा हो जाता हूँ। रास्ते पर चलते चलते पांव कितने ही पत्थरों और कांटों को सहते हैं, महसूस करते हैं उस दर्द को, और फिर हमेशा आने वाले राहगीरों को उन पत्थरों से बचकर चलने की सीख देते हैं, या दर्द सहकर भी न रुकने और निरंतर आगे बढ़ने की सलाह। गोविंद जी के शब्दों में जिंदगी के दुर्गम रास्तों पर चलने और मंजिल को पाने का तरीका क्या है, आइए उन्हीं से जाने। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास, ये 3 ऐसी चीजें हैं, इनके सहारे आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। मिनट और घंटे तो क्या, अगर हम कई दिनों तक भी गोविंद नामदेव जी के पास बैठे रहते तो शायद बातों का ये सिलसिला कहीं विराम नहीं ले पाता। पर हमारी मुट्ठी से समय रेत सा फिसलता जा रहा था, तो हमें उनसे इजाजत लेनी ही पड़ी। पर उनसे मिलकर लौटते हुए मन में बस यही इच्छा घुमड़ रही थी कि गोविंद नामदेव जी हमेशा सिने जगत को अपने सशक्त अभिनय की रोशनी में रोशन करते रहें। अभी बहुत कुछ है गोविंद जी के बारे में जानने के लिए, लेकिन समय तो समाप्त हो रहा है, इसलिए अब आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।